हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम। इंग्लैंड में जो न्याय व्यवस्था है इसकी क्या विशेषताएं हैं। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की कुछ खास विशेषताओं के बारे में। साथ में जानेंगे कि वहाँ पे जो न्यायिक व्यवस्था है उसका क्या स्ट्रक्चर है, वो कैसे काम करती है। वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार से काम करता है। वहाँ पे जो सर्वोच्च न्यायालय है क्या वो हमेशा से है या उसका प्रोविज़न कहाँ दिया गया है, कब उसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में आज डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी कि जो ब्रिटिश संविधान है वो एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और क्योंकि ये संविधान लिखित नहीं है इसलिए ब्रिटेन में कहीं भी न्यायपालिका के संबंध में कोई कानूनी प्रोविजन देखने को नहीं मिलता। यानी हम इस तरीके से नहीं कह सकते जिस प्रकार से हम अमेरिका का संविधान या भारत के संविधान का रेफरेंस दे के कह सकते हैं कि फला आर्टिकल में लिखा है कि वहाँ पे एक सर्वोच्च न्यायालय होगा या वहाँ पे फलाना न्यायालय जो है स्थापित होगा। इस प्रकार का प्रोविजन ब्रिटिश संविधान में नहीं है क्योंकि वो अलिखित है। दूसरा ये है कि अब तक वहाँ पर जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जो व्यवस्थापिका का उच्च सदन है, वही जुडिशरी या सर्वोच्च न्यायपालिका के तौर पर काम करता आ रहा था। लेकिन अभी 2005 में एक कानून ला करके वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की विधिवत स्थापना कर दी गई है, जिसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 के नाम से जानते हैं। तो शुरू करने से पहले आइए एक बार जान लेते हैं कि जो ब्रिटिश न्याय व्यवस्था है इसकी क्या खास विशेषताएं हैं। हम सभी जानते हैं कि जो ब्रिटिश न्याय व्यवस्था है वो अपनी योग्यता के लिए, अपनी कार्यकुशलता और अपनी निष्पक्षता के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है। और जो नागरिक हैं वहाँ पे वो रूल ऑफ लॉ की वजह से दूसरे लोकतांत्रिक देशों के समान ही अपने जो अधिकार हैं, जो स्वतंत्रताएं हैं, उनका उपभोग करते हैं। और उसके पीछे एक बड़ी विशेषता ये भी है कि वहाँ की न्याय व्यवस्था बड़ी कुशलता से अपने काम को करती है। तो इसकी पहली विशेषता तो ये है कि वहाँ पे सिंगल जुडिशियल सिस्टम नहीं है, यानी समस्त देश में न्याय व्यवस्था एक जैसी नहीं है। आप देखेंगे तो इंग्लैंड और वेल्स में एक जैसी न्याय व्यवस्था मिलेगी तो स्कॉटलैंड में कोई दूसरी तरह की मिलेगी। उत्तरी आयरलैंड जो इसका एक पार्ट है उसमें कोई तीसरी तरह की न्याय व्यवस्था है। तो हम कह सकते हैं कि पूरे यूनाइटेड किंगडम में एक तरीके की न्याय व्यवस्था नहीं है। दूसरा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। वहाँ पे जो न्यायपालिका है उसको स्वतंत्र बनाया गया है और इम्पार्शियल, निष्पक्ष बनाया गया है। स्वतंत्रता का यहाँ ये मतलब है कि इसको कार्यपालिका और विधायिका के नियंत्रण से पूरी तरीके से मुक्त रखा गया है। हालांकि जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति सम्राट करता है, पर वो अपनी इच्छा से ऐसा नहीं कर सकता है। और जब तक न्यायाधीश अपना काम ठीक से करते रहते हैं उनको उनके पद से हटाना भी वहाँ आसान नहीं है। इसके अलावा वो निष्पक्ष इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छे वेतन भत्ते मिलते हैं, और ज़्यादा अच्छे वेतन मिलने की वजह से वो भ्रष्टाचार की भावना नहीं रखते हैं। दूसरा, कार्यपालिका के नियंत्रण में ना रहने की वजह से वो बिना किसी दबाव के काम करते हैं। तो दूसरी विशेषता ये है कि वहाँ पे एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वहाँ पे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अभाव पाया जाता है। न्यायिक पुनर्निरीक्षण जैसी कोई वस्तु आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा हम देखते हैं तो जो वहाँ की न्याय व्यवस्था है वो मुकदमों की सुनवाई खुले तौर पे करती है, बहुत जल्दी डिसीजन देती है। और जब तक किसी केस का निर्णय ना हो जाए, जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा अपराधी घोषित ना कर दिया जाए, तब तक उसे इनोसेंट माना जाता है, उसे निर्दोष माना जाता है। इसके अलावा वहाँ पर रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन को फॉलो किया जाता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर कानून का उल्लंघन कोई व्यक्ति करेगा तो उसका सामाजिक स्तर चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी जाति से संबंध रखता हो, चाहे वो कितने भी बड़े राजघराने का व्यक्ति हो, उसको समान दंड मिलेगा। इसके अलावा वहाँ पे ज्यूरी सिस्टम देखने को मिलता है। ज्यूरी सिस्टम का मतलब है कि जो एक तरीके से हम कह सकते हैं वहाँ पे
जो सामान्य लोग हैं, जो सम्मानित नागरिक समझे जाते हैं, वो एक तरीके से लोकल मुकदमों की जांच पड़ताल करते हैं और उस पे अपना डिसीजन जो देते हैं उसके बारे में न्यायाधीश को बताते हैं, और न्यायाधीश जनरली उनके डिसीजन के अकॉर्डिंग ही अपना डिसीजन देता है। इसके अलावा ओपन हियरिंग होती है केसेस की, और सबसे बड़ी बात वहाँ पर हम कह सकते हैं कि फ्री लीगल एड का प्रोविज़न भी है। कुछ लोग जो जो केस लंबे चलते हैं, जिनमें व्यक्ति उनका खर्चा खुद नहीं उठा सकता है, तो ऐसे मुकदमों के संबंध में जो गरीब लोग हैं उनको निशुल्क कानूनी सहायता देने की व्यवस्था भी की गई है। ये वहाँ पे लीगल एड एंड एडवाइस एक्ट 1949 के तहत किया गया है। इसके अलावा वहाँ पे सर्किट कोर्ट्स का प्रोविज़न है। सर्किट कोर्ट का मतलब ये होता है कि ऐसा कोर्ट जो अपनी जो बेंच बैठा था, जो कोर्ट बैठता है, वो एक ही जगह पर ना बैठे, बल्कि जहाँ पे कोई केस आए उसी जगह पे जाके वो उस केस की सुनवाई करते हैं। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मोबाइल कोर्ट की तरह होते हैं। और इसके अलावा वहाँ पर जो हमें लॉयर्स देखने को मिलते हैं, वो दो प्रकार के वकील देखने को मिलते हैं। एक को सॉलिसिटर बुलाते हैं और दूसरे को बैरिस्टर्स। सॉलिसिटर का काम होता है कि वो जो अभियुक्त है उसका डिटेल सुन के मुकदमे को तैयार करता है। वो खुद न्यायालय में नहीं जाता, लेकिन जो बैरिस्टर है वो क्या करता है, वो न्यायालय में जाता है और मुकदमे के लिए मुकदमे के पक्ष या विपक्ष में जो भी जिसके लिए वो लड़ रहा है उसके बारे में जाके अपनी दलीलें रखता है। तो ये थी ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था की कुछ विशेषताएं। आइए जानते हैं कि इंग्लैंड में जो न्यायालय है उनका क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या संगठन है। बेसिकली इंग्लैंड में हमें दो तरीके के न्यायालय देखने को मिलते हैं। एक सिविल कोर्ट्स यानी दीवानी न्यायालय, और दूसरे क्रिमिनल कोर्ट्स यानी फौजदारी न्यायालय। तो जो सिविल कोर्ट्स हैं इनको फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले काउंटी न्यायालय आते हैं, जो सबसे छोटा न्यायालय होता है। आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एक गांव या जो सिटी या डिस्ट्रिक्ट टाइप का न्यायालय है ये। और इसके ऊपर जो आता है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बुलाते हैं। इसके अंदर दो तरीके होते हैं, एक हाई कोर्ट और एक कोर्ट ऑफ अपील। हमने इसमें केवल एक ही यहाँ पे मेंशन किया है, जिसके तीन सब पार्ट होते हैं। इसमें हाई कोर्ट या उसको चांसरी डिवीजन बुलाते हैं। दूसरे में जो पहला हाई कोर्ट या क्वींस बेंच, दूसरा चांसरी बेंच, और तीसरा होता है प्रोबेट डाइवर्स या एडमिरलिटी बेंच। और सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। इसे पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से जानते थे, अभी हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जगह ये शक्तियां उनसे छीन करके सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई, इसलिए यहाँ पे दोनों को मेंशन किया गया है। फिर हम देखते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स को। तो इसी तरीके से जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनको भी 5 भागों में बांटा जाता है। 6 भागों में बांटा गया है। ये हैं आपके सबसे नीचे जो मजिस्ट्रेट कोर्ट आते हैं, फिर पेटी सेशनल कोर्ट आते हैं, फिर कोर्ट ऑफ क्वार्टर सेशन है, कोर्ट ऑफ एसिसेस है, इसके बाद कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील है, और सबसे ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। यानी चाहे सिविल मामले हों चाहे क्रिमिनल कोर्ट हो, सब में सुप्रीम कौन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है इसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं डिटेल में और जानते हैं कि ये क्या है, कैसे काम करता है। बेसिकली हमने बताया कि आज 2005 से पहले जो ब्रिटिश न्याय व्यवस्था है उसमें ब्रिटिश व्यवस्थापिका का उच्च सदन, जिसे हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से जानते हैं, वही वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के तौर पर काम करता था। यानी वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जैसी कोई अलग से संस्था नहीं होती थी। लेकिन 2005 में संवैधानिक सुधार कानून लाया गया और इस एक्ट के तहत जो लॉर्ड सभा थी उसके सारे न्यायिक अधिकार उससे छीन करके इस सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दिए गए हैं, और ये अक्टूबर 2009 से भली भांति विधि पूर्वक काम कर रहा है। अगर इसके कॉम्पोजिशन की बात करूं तो इसमें टोटल 12 जजेस होते हैं, जिसमें एक चीफ जस्टिस होता है और 11 अन्य जजेस होते हैं। जो पहले जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की गई है वो 12 लॉ लॉर्ड्स को लेकर के की गई थी। इनकी अपॉइंटमेंट या नियुक्ति की बात करूं
तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति किंग या क्वीन के द्वारा की जाती है, और किंग या क्वीन ये नियुक्तियां अपनी मर्जी से नहीं करता है, बल्कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन या न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश के ऊपर करता है। अब ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश चुने जाने के लिए किन योग्यताओं का होना ज़रूरी है? तो इनके लिए कोई खास योग्यताएं नहीं है, कोई कुछ ऐसी योग्यताओं का जिक्र नहीं किया गया है। हाँ, ऐसी कोशिश की जाती है कि जिस भी व्यक्ति को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाए वो यूनाइटेड किंगडम के डिफरेंट पार्ट्स में किस प्रकार के कानून लागू हैं उनकी जानकारी रखता हो। अगर हम इसके टेन्योर की कार्यकाल की बात करें तो कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, लेकिन फिर भी इनके लिए एक 70 वर्ष की एज जो है वो रिटायरमेंट एज के तौर पर रखी गई है। प्रोविजंस की बात करें एक्टिंग जजेस के, कि अगर ऐसा हो कि इन 12 जजेस में से अगर जजेस की संख्या कम हो, मामले ज़्यादा आ रहे हो, सुनवाई ना हो पा रही हो, तो उस दौरान क्या किया जाए? तो उस दौरान एक्टिंग जजेस का प्रोविजन है, लेकिन एक्टिंग जजेस की नियुक्ति बाहर से नहीं की जाएगी। इस इस कानून में व्यवस्था की गई है कि जो स्कॉटलैंड और आयरलैंड के जो जज हैं वही सुप्रीम कोर्ट में एक्टिंग जजेस के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा इसमें बेंच सिस्टम को अपनाया गया है। बेंच सिस्टम का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा न्यायाधीश मिल करके किसी मामले की सुनवाई करेंगे, और यहाँ पे जो मिनिमम कम से कम 3 न्यायाधीशों की बेंच किसी भी मुकदमे की सुनवाई के लिए होना ज़रूरी रखा गया है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के पावर एंड फंक्शंस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये फिलहाल यूनाइटेड किंगडम का हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है ना, क्योंकि ये क्रिमिनल और जुडिशियल मामलों में जितनी भी अपील होती हैं वो केवल और केवल यहीं पे की जा सकती हैं। इसके अलावा ये जो इसके अधीन जो न्यायालय हैं उनके अंदर काम का बंटवारा कर सकता है, या जो भी केसेस इसके पास आते हैं उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करता है। जो जुडिशियल एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाया है उसकी अध्यक्षता करता है। इसके अलावा सुपरवाइजरी फंक्शन करता है कि देश में जो न्याय व्यवस्था चल रही है वो ठीक से चल रही है या नहीं। इसके अलावा ये डिवोल्यूशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको भी सुलझाने की कोशिश करता है। तो फाइनली इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो संवैधानिक सुधार आयोग है इसके अलावा वहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ब्रिटेन में जो रूल ऑफ लॉ है वो ऐसी धुरी है जिसपे पूरा ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था घूमती है। ब्रिटेन में जबकि कोई लिखित में अधिकार नहीं है उसके बावजूद भी लोग अपने अधिकारों को एंजॉय करते हैं किसी अन्य लोकतांत्रिक देशों के बराबर ही। तो इसका जो क्रेडिट है वो केवल और केवल रूल ऑफ लॉ को जाता है, और यही वजह है कि वहाँ पे पॉसिबल है कि जो एक तरीके से नया कानून बना दिया गया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो पावर है वो सारी सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दी गई। हाँ, मैं इसमें आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगी कि ये जो विशेष न्यायिक आयोग की हमने बात की तो वहाँ पे 2 प्रकार के न्यायिक आयोग ने बनाए गए हैं। एक तो हमने बात कर ली जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की सिफारिश करता है। इसके अलावा वहाँ पे न्यायिक नियुक्ति और आचरण ओम्बड्समैन की भी नियुक्ति की गई है। ये अगर जज के खिलाफ किसी को शिकायत हो तो जज के आचरण के संबंध में शिकायतें सुनने के लिए बनाया गया है। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने जाना कि किस प्रकार से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन होने की वजह से वहाँ पे कोई संवैधानिक प्रोविजन इस मामले में देखने को नहीं मिलता। वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो सुप्रीम कोर्ट है उसके तौर पर काम करती थी, लेकिन फिलहाल वहाँ पे संवैधानिक सुधार कानून 2005 के द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट की विधिवत स्थापना कर दी गई है। इसके बाद हमने इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को जाना। फिर हमने देखा कि वहाँ पे न्यायपालिका का संगठन किस प्रकार का है, कैसे सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स अलग अलग बनाए गए हैं। फिर हमने देखा
कि किस प्रकार से वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है उसका कंपोजिशन क्या है, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, क्या क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं, एक्टिंग जजेस का प्रोविज़न क्या है। इसके बाद हमने इसके पावर एंड फंक्शंस को जाना और जाना कि किस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे इंग्लैंड का, वेल्स का, नॉर्थ आइलैंड का अंतरिम अंतिम अपीलीय न्यायालय है। और ना केवल ये अपीलीय न्यायालय है बल्कि ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है, एक अभिलेख न्यायालय भी है, यानी ये जो डिसीजन देता है उनका प्रॉपर रिटर्न में रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी और फाइनली हमने इसको कंक्लूड किया और जाना कि किस प्रकार से रूल ऑफ लॉ के महत्वपूर्ण होने की वजह से वहाँ की जो न्याय व्यवस्था है वो किस प्रकार से बड़े ही अच्छे तरीके से काम करती है, लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है और सिस्टम को समय समय पर जो है एक दिशा देने का काम करती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। नमस्कार।